नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी। देखिए, इस पर मैंने लिखा है संधि डायोड, और इससे ही आपको कोई क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में या पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में एक क्वेश्चन हर ईयर पूछा जाता है। तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, दोनों तरीके से आप समझेंगे, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और जो लॉन्ग नोट्स हैं वो आपके 5 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो आप चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, संधि डायोड। देखिए, शुरू करते हैं आज ये चैप्टर अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी। तो सबसे पहले होता है चालक। तो चालक हमने पढ़ चुके हैं। देखिए, उसकी वो डेफिनेशन लिखी है हमने, जो 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चालक वही पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके अलावा हम ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि वे पदार्थ जिनमें आवेश वाहक पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं, जितना धारा को चलने के लिए आवश्यक हो उतने आवेश वाहक पाए जाएँ, तो वो कहलाता है चालक। आवेश वाहक मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये भी आपको याद रखना है। जो आवेश वाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कितने पाए जाएं? वो पर्याप्त संख्या में पाए जाएं। अगर वो पर्याप्त संख्या में पाए जाएंगे तो वे पदार्थ कहलाते हैं चालक। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं वो क्या होंगी? सभी चालक होंगी। ठीक है, क्योंकि इनमें जो आवेश वाहक होते हैं वो पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। चलिए अब अचालक देख लेते हैं। अचालक क्या होगा? अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो अचालक कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, या आवेश वाहक, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही आवेश वाहक हैं। अगर ये भी लिख सकते हैं जिनमें आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या हो गया? लकड़ी है, कागज़ है, प्लास्टिक है, ये सभी एग्जाम्पल हैं इसके लिए। अच्छा, इसके बाद क्या है? अर्धचालक है। तो अर्धचालक क्या होगा? देखिए, अर्धचालक क्या होगा कि वे पदार्थ जिनका विद्युत गुण चालक तथा अचालक के बीच होता है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। तो अब आपको याद रखना है एग्जाम्पल इसके, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है और कार्बन होता है। ठीक है, एक बात और याद रखिए, ये तीनों जो अर्धचालक भी होते हैं ये उपधातु भी होती हैं। तो इनकी पहचान भी हम आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय जिसके भी अंतिम कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आए, कौन कौन से? 1 आए, 2 आए या 3 इलेक्ट्रॉन आए, तो वो कहलाते हैं धातु, है ना, या वही चालक होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम ले लीजिए, तो सोडियम का क्या बनेगा? 2, 8, 1, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये क्या होगी? धातु भी होगी और ये चालक भी होगी। ठीक है, इसके बाद जिसके अंतिम कोष में कितने 5, 6 या 7 आए, वो सभी अधातु होंगी, है ना। जो अधातु होगी वो अचालक भी होगी क्योंकि उसमें लाइट प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? फास्फोरस ले लीजिए, 15 पर है। तो फास्फोरस का क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5। तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? अधातु है। जब ये अधातु है तो ये अचालक भी होगी। अच्छा, ठीक है, अब ले लेते हैं अर्धचालक की बात। तो अर्धचालक क्या होते हैं? जिनके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान रखना है कि जिसके भी अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों वे सभी क्या होंगी? उपधातु भी होंगी और अर्धचालक होंगे उधर। जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ मैं, कार्बन ले लीजिए। कार्बन क्या है? 6 पर है, तो 2,4। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो क्या हो गई? ये उपधातु भी होगी और ये क्या होगी? अर्धचालक भी होगी। ठीक है, तो ये पढ़ी हमने डेफिनेशन, जो हम नॉर्मल ही पढ़ते आए हैं अब तक, जो भी चालक अचालक की पढ़ी हैं। लेकिन अब देख लीजिए, हम इसमें पढ़ेंगे जो चैप्टर है ये कौन? अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिकी। इसमें क्या होगा? तो इसमें बैंडों के आधार पर होती है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अचालक, अर्धचालक और चालक की परिभाषाएं, तो वो बैंड के आधार पर ही पूछा जाएगा। बैंड क्या होते हैं? ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, तो वे ऊर्जा स्तर जिनमें केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाएँ वो संयोजी बैंड होंगे, जिनमें केवल चालन इलेक्ट्रॉन पाए जाएँ वो चालन बैंड होंगे। अब इन बैंडों के आधार पर ही हमें चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा बतानी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। उन 5 प्रैक्टिस सेटों में आप देखोगे कि कई बार ये पूछा गया है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में विभेद कीजिए। आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो भी जाकर। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, ये है मेरे शॉर्ट नोट्स और इसमें मैंने ठोस पदार्थों का वर्गीकरण किया है और आपको विस्तार से समझाया है। आप देख सकते हैं। देखिए, ठोस पदार्थ का वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से किया है। एक चालक हैं, अर्धचालक हैं और विद्युतरोधी हैं। अब इसमें क्या समझना है? देखिए, आपको ये समझना है। देखो, ये जो होता है, ये वाला बीच में जो है लाइन, ये होती है ईजी, इसे बोलते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी गैप मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल।
ठीक। तो ये चालक पदार्थों में आप देखोगे ये बिल्कुल भी गैप नहीं है। चालन बैंड और संयोजी बैंड में देखिए ईजी जो है लगभग 0 है। ठीक। अब इसी पर आपको ध्यान रखना है, इसी की डेफिनेशन बनानी है। जैसे मान लीजिए चालक की परिभाषा आती है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक को परिभाषित कीजिए। तो आप क्या लिखोगे कि वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 होता है, वे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है, एक बार और ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड व चालन बैंड, दोनों बैंड हो गए ना, दोनों बैंड लिखे हुए हैं यहाँ। अभी मैंने आपको बताया था संयोजी बैंड क्या होंगे, जिनमें केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो वैलेंसी के लिए होते हैं, दूसरा धातु मतलब विद्युत के प्रवाह के लिए होते हैं। तो विद्युत के प्रवाह के लिए चालन इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जो वैलेंसी के लिए यानी कि बंध बनाने के लिए होते हैं वो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो अब वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच ईजी लिख देता हूँ मैं यहाँ, ईजी लगभग 0 हो, वो चालक कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे, केवल 4 शब्द ही लिखने हैं। अगर परिभाषा आती है तो आपको लिखना है जरूर ही। ठीक है, कि वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 हो, वो कहलाते हैं चालक। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया है और आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाया है। तो आप क्या करेंगे कि ईजी यहाँ पर बता दिया मैंने, देख लीजिए कि ये हो गया लगभग 0। प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। ठीक है, इनकी जो प्रतिरोधकता है वो बहुत कम है। प्रतिरोधकता क्या होता है? पदार्थ का गुण होता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे चांदी है तो चांदी की जो प्रतिरोधकता है वो कितने भी चांदी के तार ले लीजिए सबके लिए बराबर होगी, समान होगी, यानी गुण है ये चांदी का। तो ऐसे ही सभी का गुण होता है, जिसकी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी उसकी विशिष्ट चालकता कम होगी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं चालकता और प्रतिरोध। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई चालक की बात। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो चालक पदार्थ होंगे उनके लिए ईजी की वैल्यू लगभग 0 होगी, एक बात। दूसरी बात, इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा लगभग 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर होगा। तो इतनी बात होगी इसकी, समझ गए ना। चालक क्या होंगे कि वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 होता है। ईबी में ध्यान रखना, ऊर्जा अंतराल है ना, एनर्जी गैप जो होगा ईबी होगा। अब यहीं से इनकी डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे अचालक है तो अचालक में देखिए चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो ये गैप है यही है ऊर्जा अंतराल, वो कितना है? 3 ईबी है, देख रहे हैं ना, तो 3 ईबी से ज़्यादा है ईजी, यानी एनर्जी गैप जो है वो 3 ईबी से अधिक है। अब इसमें ये भी बात याद रखनी है, इसका चालन बैंड जो होता है वो रिक्त होता है, बिल्कुल खाली होता है। किसका? विद्युत रोधी या अचालक का। देखिए मैंने लिख दिया बिल्कुल शॉर्ट में, आपको ये तीनों बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है, ईजी वाली, ये तीनों इनके लिए। अर्धचालक के लिए ईजी की वैल्यू लेस देन 3 ईबी होगी, यानी 3 ईबी से कम होगा, और अचालक के लिए 3 ईबी से बड़ा होगा, और चालक के लिए ईजी जो होगा वो लगभग 0 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं केवल अर्धचालक की बात करूँगा क्योंकि अर्धचालक ही इस चैप्टर में पूछे गए हैं। तो पहली बात, एनर्जी गैप 3 ईबी से कम। अब जैसे सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, अगर इन दोनों में से भी पूछा जाए कि किसकी चालकता अधिक है, तो जिसका ईजी कम होगा, ईजी का मतलब एनर्जी गैप, गैप ऑफ एनर्जी, ये सफिक्स में जो लिखते हैं इसे ऑफ दर्शाते हैं। तो गैप ऑफ एनर्जी किसका कम है? वो जर्मेनियम का कम है, यानी 0.72 ईबी है। इसलिए जो चालकता होगी वो किसकी अधिक होगी? इन दोनों में भी जर्मेनियम की अधिक होगी, क्योंकि इसके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है 0 के अधिक नज़दीक है ना। हमें क्या करना है, चालक से कंपेयर करेंगे ना, तो जिसकी भी ईजी 0 के नज़दीक होगी वो चालक की ओर चलेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो अचालक की ओर चलेगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात कि 0 केल्विन पर ये विद्युत रोधी भी हो जाते हैं, 0 केल्विन ताप पर, परम शून्य ताप बोलते हैं 0 केल्विन को, और इस पर ये अचालक होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए ये सारी डेफिनेशन हो चुकी हैं चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी की। उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लिखना क्या है एक बार फिर बता देता हूँ, केवल आपको वही लिखना है कि वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 ईबी हो तो वो चालक होंगे, वो 3 ईबी से छोटा हो तो अर्धचालक होंगे, 3 ईबी से बड़ा हो तो वो अचालक होंगे। केवल इतना ही आपको लिखना है, ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलिए। अब देखिए ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर ये अर्धचालक का वर्गीकरण नहीं, पदार्थ का वर्गीकरण है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। डेफिनेशन केवल अर्धचालक की लिखी है मैंने। तो क्या होगा, जिनमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरा हो और चालन बैंड पूर्णतः खाली हो तो वो कहलाते हैं अर्धचालक। अब देखिए यहाँ पर ये भी आपको याद रखना कि वर्जित बैंड की चौड़ाई उस ऊर्जा के बराबर होती है जिसे ग्रहण करके संयोजक बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुँच जाता है। इस प्रकार अर्धचालक की सुचालक से
चालक बनाया जा सकता है, सुचालक से नहीं कुचालक से, ठीक है। इसकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें क्या याद रखना है कि सामान्य अर्धचालक की जो संयोजकता है वो 4 होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके लिए ध्यान रखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है, शुद्ध एवं निज अर्धचालक। वे अर्धचालक निज अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जिसमें कोई अपद्रव्य या शुद्धि ना मिली हुई हो, यानी शुद्ध रूप से कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों निज अर्धचालक हैं। जब इनमें कोई अशुद्धि मिला देंगे तो ये बाह्य अर्धचालक बनेंगे। 2 ही प्रकार के अर्धचालक होते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। तो निज अर्धचालक कौन है, प्रकृति में शुद्ध रूप से जो अर्धचालक हैं, ठीक है, जो शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं वो कहलाते हैं आंतरिक या निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। और अब देखिए सेकंड क्या है, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि या पंच संयोजी अशुद्धि, जैसे बोरान है या आर्सेनिक है, बोरान की जो संयोजकता है वो 3 है, आर्सेनिक की है 5, तो पदार्थ की चालकता बहुत बढ़ जाती है। इस क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण या मादन भी कह सकते हैं, ठीक है, ओब्लिक मादन। तो कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में केवल पूछ लिया जाएगा मादन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, त्रिसंयोजक या पंच संयोजक, तो एक क्रिया कहलाती है मादन। तो अपमिश्रण भी बोल सकते हैं, डोपिंग भी कह सकते हैं। तीसरा शब्द भी आपको याद रखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल कि डोपिंग का क्या तात्पर्य है, तो ये भी आपको याद रखना है, डोपिंग है ना, अपमिश्रण, डोपिंग, मादन, तीनों शब्द एक ही हैं। इस प्रकार अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। जब अशुद्धि मिला देते हैं उसमें तो जो अर्धचालक प्राप्त होता है वो कहलाता है बाह्य अर्धचालक, ठीक है। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, इससे ज़्यादा शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखें बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होते हैं। एक अर्धचालक कौन सा होता है, पी टाइप अर्धचालक, और एक होता है एन टाइप अर्धचालक। अब देखिए पी टाइप अर्धचालक कौन सा होगा, तो पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि जिसकी संयोजकता 3 हो, जैसे बोरान हो या एल्यूमिनियम हो, इन्हें मिलाएं तो इससे पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, या जो अर्धचालक प्राप्त होगा उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब जो हमारे पास ये शुद्ध अवस्था में अर्धचालक होते हैं इनकी बैलेंसी 4 होती है, ठीक है। अब जब इसमें त्रिसंयोजी हम अशुद्धि मिलाते हैं तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉनों से सहयोग करके सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। एक स्थान खाली बचता है जिसे होल या छिद्र कहते हैं। यही बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है। होल, छिद्र या कोटर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, कोटर। तो पी टाइप अर्धचालक में क्वेश्चन आएगा क्या मतलब कौन आवेश वाहक का कार्य करता है, तो कोटर करता है, होल या छिद्र भी जिसे कहते हैं, ठीक है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं और आगे। उसके बाद है एन टाइप अर्धचालक। अब एन टाइप अर्धचालक क्या होगा कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएं, जैसे आर्सेनिक होती है, तो इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। इसकी क्रियाविधि में आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना याद करके जाएंगे, एक एक या 2-2 नंबर के लिए आपके लिए पर्याप्त हैं, आप इतना ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। अब देखते हैं पी एन संधि क्या है। तो जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया जाता है तो जो जोड़ बनता है उसे पी एन संधि कहते हैं या जंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है। पी टाइप और एन टाइप में दोनों आपको समझा चुका हूँ। पी टाइप जो होता है इसमें होल यानी कोटर की संख्या अधिक होती है, इसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। और इसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं कोटर, जिन्हें कोटर बोलते हैं हम। और एन टाइप अर्धचालक में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इसे पंच संयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जब पी और एन टाइप को दोनों को जोड़ा जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब है कि विसरण जिसे बोलते हैं, विसरण। विसरण क्या होगा कि कोटर और जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो पी टाइप में कोटर होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मान लीजिए ये है पी और ये है एन, ठीक है। तो पी टाइप से कोटर इधर चलेंगे, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, तो ये क्रिया कहलाती है विसरण, ठीक है। तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर जाते हैं और पी टाइप से होल एन टाइप की ओर जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलकर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर बनती है अवक्षय परत। तो संधि के पास एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहाँ मुक्त चार्ज जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है, अवक्षय परत बोलते हैं इसे। इसके बाद आंतरिक विद्युत क्षेत्र बनता है। स्थिर आयन के कारण एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, यह क्षेत्र आगे डिफ्यूजन को रोकता है। तो ये होता है पी एन संधि मिलाने पर, ठीक है। अब इसके कार्य और देखिए जो पी एन संधि डायोड होता है वो पी एन संधि जो होती है डायोड की तरह कार्य करती है 2 स्थिति में। एक होती है अग्र अभिनत,
जिसे अनुप्रेरित स्थिति भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, पी टाइप को बैटरी के धनात्मक से टर्मिनल से और एन टाइप को ऋणात्मक से जोड़ते हैं। इससे क्या होगा, जो निरोधी विभव होगा घटेगा और धारा बहने लगती है। विपरीत स्थिति में क्या होगा, पी टाइप को ऋणात्मक से और एन टाइप को धनात्मक से जोड़ते हैं, विभव बढ़ता है और धारा लगभग शून्य होती है। अब इसके और क्या उपयोग करते हैं हम भाई, पी एन संधि को एक तो हम उपयोग करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती धारा को ये दिष्ट धारा में बदलेगा। दूसरा इसका डायोड के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएन संधि डायोड में, वो है दिष्टकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिष्टकरण में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। तो पीएन संधि डायोड एक दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। तो पहला है अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में। इसमें चित्र आप देख लेंगे बुक से, ठीक है, नहीं तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, थोड़ी देर रुकिए, नहीं तो अगली वीडियो में आपको विस्तार से समझा दिया जाएगा। तो परिपथ की व्यवस्था, चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करेंगे जिसमें गिरा एसी को डीसी में बदलना होता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के शीर्ष क्रम से संबद्ध करते हैं। द्वितीयक कुंडली के सिरे ए को पी से तथा बी को, मतलब ये जोड़ देते हैं हम, ठीक है। आप इसे नोट कर लेंगे। बी को एक लोड प्रतिरोध के साथ एन सिरे से संबद्ध करते हैं। फिर इसकी कार्यविधि लिखेंगे। एसी के प्रथम अर्धचक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए धन विभव पर तथा बी सिरा ऋण विभव पर होता है तो अग्र अभिविन्यास के कारण लोड प्रतिरोध में विद्युत धारा एम से एन की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। अब एसी के द्वितीय अर्धचक्र में जब ऋण सिरा ए ऋण विभव पर तथा बी सिरा धन विभव पर होता है तो उत्क्रम अभिविन्यास होता है। देखिए इसमें मैंने इसको विस्तार से समझाया है, पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में। आप ये फिगर बना लेंगे और केवल इतना ही लिखेंगे अगर एग्जाम में आती है पीएन संधि डायोड, ठीक है। तो चित्र की भांति एक परिपथ तैयार किया है जिसमें एसी को डीसी में बदलना होता है। उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के श्रेणी क्रम से संबंधित कर देते हैं। द्वितीयक कुंडली के सिरे ए को डी क्षेत्र से तथा सिरे बी को एक लोड प्रतिरोध आरएल के साथ संबंधित कर देते हैं। आप देख सकते हैं चित्र बनाया गया है, ठीक है। तो आप सेम चित्र बनाएंगे, सेम थ्योरी लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है अगर ये आता है तो, ठीक है। और ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो बड़े में ही आएगा। कार्यविधि देख लीजिए। एसी के प्रथम अर्धचक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए धन विभव पर तथा बी सिरा ऋण विभव पर होता है तो अग्र अभिनत के कारण लोड प्रतिरोध आरएल में विद्युत धारा एम से एन की ओर प्रवाहित है। एसी के द्वितीय अर्धचक्र में जब सिरा ए ऋण विभव पर तथा बी सिरा धन विभव पर होता है तो उत्क्रम अभिनत के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार एसी को केवल अर्धतरंग ही डीसी में बदल पाती है, यानी एसी की केवल अर्धतरंग ही डीसी में बदल पाती है। ये हुआ पीएन संधि अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक। तो केवल इतना ही आपको पढ़ना है, केवल इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये फिगर बनानी है और ये लिखना है आपको पहले परिपथ की व्यवस्था, उसके बाद लिख देनी है कार्यविधि और ये बनाना है चित्र। तो आपके 3 या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। उसके बाद आप ये देख लीजिए पीएन संधि डायोड एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ये फिगर बनाना है, परिपथ की व्यवस्था, चित्र की भांति परिपथ तैयार करेंगे, सेम यही लिखना है। देखिए इस थ्योरी को ज़्यादा कट नहीं कर सकते हैं। ये थ्योरी जब भी आएगी आपके लिए 5 नंबर में आएगी। अगर इसे काटने का प्रयत्न करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और जो व्यवस्था हमें बतानी है वो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये डेरिवेशन इतनी ही तो बड़ी करनी ही पड़ेगी अगर आपको 5 नंबर लेने हैं, ठीक है। तो चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करते हैं। 2 संधि होगी, पीएन संधि डायोड D1/D2 का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या करना, डायोड के पी सिरे को द्वितीय कुंडली के सिरे ए और बी से संबंधित कर दिया जाता है। इसके अलावा दोनों एन सिरों को परस्पर संबंधित करके लोड प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। यहाँ पर जोड़ा गया लोड प्रतिरोध ए और बी के मध्य बिंदु से संबंधित किया गया है। प्राथमिक कुंडली में जिस एसी को डीसी में बदलना होता है उसे श्रेणी क्रम से संबंधित कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद कार्यविधि लिखेंगे। एसी का मतलब यहाँ अल्टरनेटिव करंट है, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में जब डायोड D1 अग्र अभिनत में होता है तो ये धारा को प्रवाहित होने देता है, लेकिन डायोड 2 उत्क्रम अभिनत में होता है तो धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। और इसके बाद एसी के द्वितीय अर्धचक्र में ए सिरा जब ऋण विभव पर होता है और बी सिरा धन विभव पर होता है तो डायोड D2 धारा प्रवाहित होने देता है और D1 धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। इस प्रकार यहाँ पर प्राप्त तरंगे पूर्ण रूप से दिष्ट धारा में परिवर्तित हो जाती है। केवल इतना ही लिखना है। ये हुई कार्यविधि और ये इसका फिगर और ये इसकी परिपथ व्यवस्था, इतना आपको लिखना है। ये बहुत शॉर्ट है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो थ्योरी है इसमें वो है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में है नहीं, वो आप कट हो चुके हैं। तो जितना भी इस चैप्टर से आ सकता है लॉन्ग रूप में मैंने आपको समझाया है। चालक, अचालक, अर्धचालक तीनों हो चुके हैं। अब देख लीजिए इसके शॉर्ट नोट्स और क्या क्या आ सकता है इसमें। देखिए अब शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए क्या क्या है। जो निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, वो होती है हीरे जैसी। सहसंयोजी बंद होता है, किससे टूटेगा, तापीय ऊर्जा से टूटेगा। परिणाम ये निकलेगा कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो पीछे एक होल छोड़ देता है।
होल एक प्रभावी धनात्मक आवेश है, ठीक है। इसके बाद देखिए बाह्य अर्धचालक, जिन्हें अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। तो पहली बात, मादन की आवश्यकता क्यों होती है? तो निज अर्धचालकों की जो चालकता है वो कमरे के ताप पर बहुत कम होती है। शुद्ध अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया मादन कहलाती है। मैंने आपको पहले बताया था अभी कि डोपिंग भी कहते हैं, है ना। डोपिंग के अलावा अपमिश्रण भी बोलते हैं, अपमिश्रण भी कह सकते हैं इसे, और मादन भी कह सकते हैं, तीनों याद रखने हैं। सांद्रता पार्ट पर मिलियन में होगी, ये भी आपको याद रखना है, जिसे मिलाएंगे अशुद्धि को। अशुद्धि परमाणु का जो आकार है मूल परमाणु के समान होना चाहिए, है ना, यानी जैसी जिसकी बैलेंसी है वही। अब दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एन प्रकार के, एन टाइप, और दूसरे होते हैं पी टाइप। इसमें आपको ये याद रखना है कि मादन या डोपिंग से जो चालकता है वो कई गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए एन टाइप अर्धचालक को समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि अपमिश्रक जो होगा वो पंच संयोजक होगा। आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, लेड हो सकता है। तीनों की बैलेंसी 5 होती है। प्रक्रिया 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बंद बनाएंगे, 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। मुक्त करने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, कितनी चाहिए? 0.01 ईवी चाहिए, और सिलिकॉन के लिए 0.05 ईवी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जिसकी भी ऊर्जा जो होगी कम चाहिए होगी वही उसकी चालकता ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जर्मेनियम की चालकता ज़्यादा है। बहुसंख्यक वाहक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अल्पांश वाहक होते हैं होल। अब यहाँ पर ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, यानी कि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से ज़्यादा होगी, NH, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ज़रूर ध्यान रखेंगे ये वाला कि Ne जो है बहुत अधिक ग्रेटर देन है NH से, ठीक। तो ये हुआ एन टाइप अर्धचालक। अब देखते हैं पी टाइप। देखिए पी टाइप अर्धचालक क्या होगा? ग्राही होता है ये, अशुद्धि जो होती है वो ग्राही होती है, ग्रहण करने वाली होती है, एक्सेप्टर होती है। और एन टाइप में डोनर होती है, वो दाता होती है अशुद्धि, ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन देगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेगी, ठीक है। अब क्या होगा? अपमिश्रक जो होगा वो 3 संयोजक होगा, 3 संयोजक, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में 3 इलेक्ट्रॉन बंद बनाते हैं, चौथे बंद के लिए एक होल उत्पन्न होता है। यह अशुद्धि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, वहाँ पर जो अशुद्धि मिलाई थी वो दाता होती है, यानी डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन देगी जो भी अशुद्धि मिलाएंगे। और यहाँ पर जो 3 संयोजकता वाली होती है जो पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं, तो यहाँ जो अशुद्धि होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है। एक बात हो गई, ठीक जी। इसमें बहुसंख्यक वाहक जो होते हैं वो होल होते हैं, अल्पांश होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ये संबंध याद रखना। उसमें Ne बड़ा था, इसमें NH बहुत अधिक होगा Ne से, ठीक है, ये भी याद रखना है इसके लिए। अब महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? ये कट चुका है आपके सिलेबस से, ये अब नहीं आता है। थर्मल इक्विलिब्रियम मास एक्शन नियम, ये आपके सिलेबस में है नहीं। इसमें आपको ये लाइन पढ़नी है, याद रखनी है। एन प्रकार और पी टाइप के जो पदार्थ के होते हैं ये विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, यानी कुल आवेश इनका 0 होता है, ठीक है। देखिए ये है PN संधि, और PN संधि का भी ये अग्र अभिनत वाली कंडीशन है। संयोजन क्या होता है? देखिए P सिरे को प्लस से जोड़ा गया है, N सिरे को माइनस से जोड़ा गया है ना। अच्छा, प्रभाव क्या होगा? हाशी क्षेत्र जो होगा उसकी चौड़ाई घटती है, ठीक है। रोधी का विभव जो होता है वो कम होगा, धारा मिली एम्पियर में प्रवाहित होती है, प्रतिरोध कम होगा, यानी धारा सुगमता से प्रवाहित होती है। किस कंडीशन में? जब अर्धचालक डायोड यानी PN संधि डायोड जो होगा वो अग्रदिशिक बायस या अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस होता है। तो इस शॉर्ट में मैंने बताया आपको, ये आपको याद रखने हैं कि P सिरे को प्लस से जोड़ेंगे, N सिरे को माइनस से जोड़ेंगे, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? PN संधि डायोड की अग्र अभिनत कहलाएगी। इसमें क्या होगा? जो हाशी क्षेत्र होगा उसकी चौड़ाई घटेगी, रोधी का विभव कम होगा, मिली एम्पियर में धारा प्रवाहित होगी। इसके बाद अगली कंडीशन है पश्च दिशिक बायस। तो ये भी आपने पढ़ा ही है, मैंने अभी बताया था इसके बारे में भी। इसमें उल्टा कर दीजिए, P सिरे को माइनस से जोड़ दीजिए, N सिरे को प्लस से जोड़ दीजिए। हाशी क्षेत्र जो होगा उसकी जो चौड़ाई होगी वो बढ़ती है। देखिए हाशी क्षेत्र ये होता है जो दोनों के बीच होता है, ये वाला, है ना। अब रोधी का विभव भी यहाँ बढ़ जाएगा, वहाँ घट रहा था जो अग्र अभिनत था, यानी कि अग्रदिशिक बायस जो था उसमें घट रही थी ये रोधी का विभव, इसमें बढ़ रहा है। अब धारा क्या होगी? इसमें 0 हो जाएगी। व्यवहारिकता अत्यंत कम होगी, माइक्रो एम्पियर में धारा होगी, लेकिन भंजन वोल्टता पर धारा अचानक बढ़ती है जब ब्रेक डाउन होगा वोल्टेज, ठीक है। देखिए ये आपको वक्र बनाना है, VI अभिलाक्षणिक वक्र, तो ये आपको याद रखना है, ये वक्र आप बनाएंगे इसमें, ठीक है। इसे आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। जहाँ इंग्लिश में फॉरवर्ड बायस लिखा हुआ है अग्र अभिनत लिखेंगे, और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है रिजर्व सिचुएशन, इसमें आप लिखेंगे पश्च अभिनत, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आप बना लेंगे जो का तो, ठीक है। चलिए आगे
देखिए पीएन संधि डायोड के अनुप्रयोग हैं, मैंने आपको अभी समझा के आ चुका हूँ, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। इसमें कोई ज़रूरत आपको देखने की है नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट में काम चलेगा नहीं, ये आपको लॉन्ग में ही पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण परिभाषाएं वो देख लेते हैं। एक तो ऊर्जा अंतराल है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतर होता है। मादन, चालकता बढ़ाने के लिए शुद्धि मिलाने की विधि होती है, डोपिंग या मिश्रण। हाजी क्षेत्र होता है पीएन संधि के पास का वह क्षेत्र जहाँ कोई मुक्त आवेश वाहक नहीं होता है। फिर है देहली वोल्टता, है ना, या विभव जो होता है वह न्यूनतम अग्रबायस वोल्टता जिस पर डायोड चालन शुरू करता है। तो ये आपको याद रखनी है सारी डेफिनेशन, इन्हें आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, कोई अवॉइड नहीं करना, सब चीज़ें पढ़ के जानी है। इसके बाद है दिष्टकरण। दिष्टकरण क्या होता है, एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया है दिष्टकरण। अब देखिए अंतर किस किस में दिखाया गया है, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में। निज अर्धचालक में क्या होगा, शुद्ध होगा, चालकता कम होगी, एन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर होगी। अपद्रव्य संख्या जो बाह्य अर्धचालक होगा अशुद्ध होगा, उसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाएगी, उसकी चालकता बहुत उच्च होगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर नहीं होंगे। तो ये हो गए इस दोनों में अंतर, ठीक है। अब देखिए एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में एन प्रकार जो होता है डोनर होता है, यानी वो जो अशुद्धि मिलाते हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉन देगा, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी प्रकार में ग्राही होता है, एक्सेप्टर होती है शुद्धि, बहुसंख्यक जो होते हैं वो होल होते हैं। ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। फिर भी आपको अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें याद रखनी है तो आपको याद रखना है, एक तो ऊर्जा बैंड में वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी, ये डेफिनेशन आपको याद करके जानी है अच्छे से। इसके आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषाएं। फिर इसके बाद पीएन संधि डायोड अग्रमीनत उत्क्रम अभिनत, और फिर पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में। दिष्टकारी का मतलब होता है जब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाए तो वो कहलाती क्रिया दिष्टकरण, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है इसके अलावा, पीएन संधि डायोड एक तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो केवल आपको इतना ही पढ़कर जाना है इस चैप्टर से, और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उसके लिए अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो आप इसे पूरा देखें, स्किप नहीं करनी है। अगर स्किप नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत कुछ समझ पाएंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।